नमस्कार, करनाल फास्ट में आपका स्वागत है। ऐसी तस्वीर है करनाल के कर्म कार्यालय से, जहां पर करनाल से विधायक जगमोहन आनंद, रेणुबाला गुप्ता, अशोक खुराना जो पहुंचे प्रेस वार्ता करके अपनी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले मनोज वधवा ने एक प्रेस खुला मंच लगाकर चुनौती दी थी और अपने सवालों का जवाब मांगे थे। उसको लेकर भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। देखें तस्वीरें क्या कहा जगमोहन। जी विधायक जी क्या कहेंगे सर, आज से प्रचार कहीं ना कहीं थम चुका है। प्रेस के साथियों, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सभी प्रिंट मीडिया के साथियों, छायाकार साथियों, प्रचार आज शाम को नगर निकाय चुनावों का 6 बजे समाप्त होगा, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार। सर्वप्रथम मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इस चुनाव प्रचार के अंदर बड़ी संयमता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ इस पूरे चुनाव प्रचार को कवर किया। चुनाव प्रचार की आचार संहिता के अनुसार कहीं इक्का दुक्का बातों को छोड़ करके सही को सही और गलत को गलत दिखाया। उसके लिए विशेषकर मैं करनाल की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो परिभाषा हमारे संविधान ने आपको दी है, उसका सही से आपने आकलन किया, उसके लिए आपको साधुवाद है। चुनाव प्रचार शाम को 6 बजे थम जाएगा, इसलिए मेयर मैडम पूर्व में जो मेयर रही और अब वर्तमान में मेयर की प्रत्याशी हैं, बहन रेणुबाला गुप्ता जी आपके बीच में हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी श्री अशोक खुराना जी हमारे बीच में हैं। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसलिए है क्योंकि हम सब लोग अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए, संगठन की हमारी बैठक थी, उसको अभी कंटिन्यू वो है अनमोल गार्डन में, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे हुए। पिछले 1 सप्ताह से लगातार जैसे आपने देखा, विरोधी पक्ष कांग्रेस के लोग लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ लगातार उसका प्रचार करते आ रहे हैं। प्रेस के माध्यम से वो खबरें भ्रमित जनता को कहीं ना कहीं प्रेषित हो रही हैं। तो उसका माकूल जवाब देने के लिए मैं प्रेस के साथियों के बीच में आज इसलिए आया हूं कि अभी तक तो व्यक्तिगत आक्षेप कभी किए नहीं थे। मैंने शुरू के चुनाव में चलते हुए कहा था कि व्यक्तिगत आक्षेपों से बचना चाहिए, नाम लेकर के बचना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये है कि हमें बिना किसी साक्ष्यों के, बिना सबूतों के, हमें कभी भी प्रेस के आगे, मीडिया के आगे ऐसी झूठी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी प्रत्याशी भी हमारे बीच में है और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह सकता हूं। आज मुझे पता लगा कि उन्होंने एक प्रश्न मीडिया के सामने कहा है कि मुझे धमकी दी गई और मुझे ऑफर दिया गया। किस चीज का ऑफर दिया गया ये मीडिया के साथियों को पता है। सर्वप्रथम मनोज वधवा जी हमारे भाई हैं, एक शहरदारी के नाते वो हमारे भाई हैं और कहीं ना कहीं मेरी बरादरी से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बरादरी का उपयोग उस भावुकता के कारण लोकतंत्र को कहीं ना कहीं उसकी लोकतंत्र की मर्यादा का हनन ना करे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं, अगर उनको किसी ने धमकी दी है, वो लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक कानून का राज है हरियाणा में, वो लिखित रूप से शिकायत दे किसने उनको धमकी दी, कौन से टेलीफोन नंबर से उनको धमकी आई। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको लालच दिया गया, उनको ऑफर दिया गया है। कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई ना कोई मीडियोकर रहा होगा, उसके बारे में वो नाम का उल्लेख करें ताकि वो हमारी जानकारी में आए कि कौन से व्यक्ति ने उनको पैसों का लालच देकर के खरीदना चाहा। क्योंकि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पता लगे हमारे को कि उस ईमानदार व्यक्ति को किसने खरीदना चाहा, हमें भी जरा उसके बारे में पता लगे। जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है, शहर का विधायक होने के नाते प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का धर्म मेरा भी बनता है, क्योंकि मेरे को शहर की जनता ने विधायक चुना है। अगर उनको कोई शक शुबा किसी के ऊपर है
वो पुलिस अधीक्षक को वो नाम बताएं ताकि मैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर सकूं। दूसरा, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि टिकट खरीद करके लाए गए और टिकट इस तरह से अपना पैसे से लेके आए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी में कभी कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा। कांग्रेस के अंदर टिकटों की खरीद फरोख्त होती होगी, हमें उसका भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का कल्चर आज तक यही रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्मठ नेत्री को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के इस चुनाव में उतारा है और मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चुनाव रेणु बालाजी नहीं लड़ रही, ये चुनाव जगमोहन आनंद लड़ रहा है। इनकी टिकट लाने वाला मैं हूँ। मेरे साथ अगर कोई मनोज वैद्यवादी का आदमी गया हो और जिसने पैसे का लेन देन होते हुए देखा हो तो वो उसके नाम का उल्लेख करे। तीसरी बड़ी बात, जो वह लगातार मीडिया के माध्यम से आक्षेप लगाते रहते हैं, कभी कहते हैं कि डिबेट करें, कभी कहते हैं यहाँ पर आएं, कभी भावुकता का नाटक करके जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जनता की अदालत में गए हुए हैं। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है। जब हम जनता के पास वोट मांगने जाएंगे, 2 तारीख को जनता वोट देगी, उसके बाद फैसला हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। ये जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वह निराधार हैं। जो चुनावी जमीन है उनकी कहीं ना कहीं खिसक चुकी है। मैं शुरुआती चुनाव में लगातार एक बात कहता आया था कि ये चुनाव को कहीं ना कहीं बरादरीवाद पर ले जाने की कोशिश की जा रही है और वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चुनाव में, पिछले चुनावों में भी मैं जिला अध्यक्ष था, बहन रेणु बाला गुप्ता जी ही प्रत्याशी थी, हमारे बीच में त्रिलोचन सिंह जी भी पहुंचे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप लगाए, तब भी मैं उस बरादरीवाद के मैंने करनाल का एक सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, समाज में विघटन ना हो, ये आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है, हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है। हमारा करनाल का भाईचारा कायम रहे। चुनाव 2 तारीख को संपन्न हो जाएंगे, 12 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर हम सब समाज ने इकट्ठा रहना है। ये हम सब बातों को सोचना चाहिए। एक आरोप उन्होंने और लगाया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो हमारे सम्मानित आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी और आदरणीय खुराना जी हमारे बीच में वरिष्ठ साथी कांग्रेस से आए, उनके बारे में भी मैंने कल भी मीडिया को बयान दिया था, आज भी आपके सामने बयान देता हूं। बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि वो क्या चीज बोल रहे हैं। मुझे एक भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्ति बैठते रहे, चाहे वो मेरे आदरणीय पिता तुल्य जयप्रकाश गुप्ता जी हों, चाहे हमारी बड़ी बहन सुनीता सिंह जी हों, चाहे मेरे छोटे भाई हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों, चाहे मेरे छोटे भाई बुद्धि राजा भी मेरे से 20 साल उम्र में छोटे हैं, मेरे को किसी भी कार्यक्रम में इक्का दुक्का छोड़ के, चलो बुद्धि राजा जी तो कहीं नजर आए भी होंगे, मुझे उनके कोई भी साथी, भीम मेहता जी मेरे पिता तुल्य बड़े भाई हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं। एक भी प्रमुख कार्यकर्ता जो उनके साथ बैठा है किसी भी चुनाव प्रचार के अंदर, हालांकि वो उनका इंटरनल मामला है, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी कही तो इसलिए मेरे को विधायक होने के नाते जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है उनके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ना अब मेरा धर्म है, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। मुझे जवाब देना, मेरे को जवाब देना जरूरी है। उनके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी कही। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी लगातार कार्यक्रम करवा रही है, इनके साथ लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। जब कार्यकर्ता यहाँ पर ज्वाइन करता है तो वो पार्टी के काम के लिए आता है, पार्टी के विस्तार के लिए आता है और पार्टी के काम करता है। ये आरोप भी पूरी तरह निराधार है। फिर उसके बाद लगातार कभी वो कहते हैं कि डिबेट में आओ, कभी कहते हैं कि भाई इस प्रकार की टिकटें खरीद कर लाए, कभी कहते हैं मुझे जान से मारने की धमकी है। इन सारे आरोपों को मैं खंडन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आज उन्होंने एक बात और कही कि भाई मेरे को तो अपना अपना सुरक्षा में एक बड़ी भारी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं मैंने पुल का मुद्दा उठाया जो अपना सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनना चाहता है। मैं उनसे ये स्थिति स्पष्ट होना चाहता हूँ कि क्या वो करनाल का विकास रोकने में, मतलब उस विकास को रोकने के लिए ये अपना निगम के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से झूठी भ्रमित उन्होंने बात कही
कि मैं सिंगल पिलर फ्लाईओवर को रोकने की कल बात कही और मुझे आज जान से मारने की धमकी आ गई। सारा शहर पड़ा है, कानून का यहाँ पर राज है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, गुंडे तत्वों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। मैंने पहले तो कहा शुरू में, वो मेरे आदरणीय मेरा मनोज ओझा जी मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाइयों समान है। अगर उनको लगता है वो मेरे को टेलीफोन कर सकते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का मेरा धर्म है, क्योंकि करनाल की जनता ने, वो करनाल के नागरिक हैं, करनाल के वासी हैं। इस प्रकार की झूठी बातों से जनता को ना बरगलाएं, जमीन पर अपनी पार्टी का विजन बताएं। एक बात और उन्होंने कही तो मैं लगातार कहूँ, उनके बड़े नेता, एक भी बड़ा नेता, उनके स्टार प्रचारक आज तक प्रचार करने के लिए नहीं आए। जब वो हमारी मेयर मैडम को आकर के कहते हैं कि गीता की कसम खा करके आकर के यहाँ पर डिबेट करने के लिए आए, अपने आप ही चौधरी, अपने आप ही बात और अपने आप ही जो प्रोपोगंडा रचना, ये चुनाव चल रहे हैं, ये कोई मजाक चल रहा है। जो चीज चल रही है जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं, एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता को अपनी बात रखते हैं, विजन रखते हैं, जनता ने निर्णय करना होता है। कल को वो इस चीज की वो भूमिका त्याग करने के लिए बैठे हैं कि ईवीएम जो है वो आरोप गढ़ने के लिए तैयार है, और ये कल चुनावों के बाद, वोट डलने के बाद आप देख लेना, आप ही मीडिया के साथी जब उनको कवर करने जाओगे वो कहेंगे कि ईवीएम जो है कभी है। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, ईवीएम को अच्छी तरह चेक कर लें, ईवीएम पे जो पैरा बढ़ाना है पैरा बढ़ा लें, जिस भी प्रशासन को उन्होंने एप्लीकेशन देनी है वो दे लें, ताकि कल को ऐसे आरोप प्रत्यारोप हमारे ना हो। दूसरी बड़ी बात, जब वो बिरादरीवाद पर आते हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूंगा, पंजाबी की अगर बात करते हैं, जिस भूपिंदर हुड्डा ने हमारे समाज को गालियां दी, हमारे समाज को तोड़ने का काम किया, सार्वजनिक मंचों से हमारे को बद्दी अभद्र भाषा का उपयोग किया, मेरे नेता के बारे में अभद्र, मनोहर लाल जी के बारे में अभद्र बात की गई, तब क्या ये अपना जनता सोई हुई थी? तब ये लोग, इनके कांग्रेस के नेता सोए हुए थे? किस प्रकार से उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, चुन चुन करके मेरे समाज के लोगों के अंदर, रोहतक के अंदर अभी तक वो घाव नहीं भरे, वो दुकानें जलाई गई। वो दोनों नेता अगर एक बार आकर के मेरे से डिबेट कर लें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं चैलेंज देता हूं उनको, कल का दिन है, वो आकर के बंद कमरे में मेरे से डिबेट कर लें, मैं तब उनको मानूं। एक दिन भी पूरे हरियाणा में मैंने उन पिता पुत्र को मैंने डिबेट में नहीं देखा। वाहिद हरियाणा में से मैं एक विधायक था जिसने विधानसभा के पटल पर शपथ लेने उपरांत अपने समाज के लिए आवाज उठाई कि आज माननीय स्पीकर महोदय, मैं इस सदन का सदस्य बना हूं, और मेरी एक इच्छा थी, जिस दिन मैं सदन का सदस्य बनकर के जाऊंगा और अगर दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा दोनों में से कोई मेरे को सामने नजर आएगा, तो मैं अपनी भावनाएं उस सदन के पटल पर रख सकूं, जिस सदन से पूरा प्रदेश चलता है, जिस सदन की गरिमा हम सब मानते हैं। उस सदन में भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि स्पीकर महोदय मेरे को लगातार रोकते रहे, टोकते रहे, लेकिन एक क्रांतिकारी विधायक होने के नाते मैं ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सका कि मेरे समाज को, मेरे भाईचारे को खराब करने के लिए कोई नेता इस प्रकार से आए। इसी कर करके मैं बिल्कुल सीधा सीधा ये आपको बात कहूं, इसी कर करके मनोज ओझा जी के होर्डिंग पे उनके सलाहकारों ने कहा था कि किसी भी अपना नेता की फोटो ना लगाई जाए, उससे आपके वोट खराब होंगे। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, कांग्रेस की जमानत करनाल में जब्त होना तय है। करनाल में ही नहीं, अपूर्ति पूरे हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में उनकी जमानत जब्त होना तय है। बिना मतलब सबूतों के, बिना साक्ष्यों के इस प्रकार के आरोपों से करनाल की जनता या प्रदेश की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। प्रेस को संबोधित कर करके और लगातार रोज प्रेस में अपनी शक्लें दिखा करके कोई नेता नहीं बन सकता। 4-4 बार के हारे हुए व्यक्ति, हम तो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार जनता ने आशीर्वाद दिया, और उन विपरीत परिस्थितियों में दिया जब कोई भी मीडिया का साथी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनता दिखा रहा था, फिर भी करनाल की जनता ने आशीर्वाद दिया। और 4-4 बार के हारे हुए प्रत्याशी इस प्रकार की अगर बातें आके करते हैं, वो मैं इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी आगे की राजनीति के ऊपर भी लगाता हूँ। नकारे हुए लोग, चाहे वो बहन सुनीता सिंह जी हों, चाहे वो मेरे छोटे भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी हों, मैंने कभी आज तक नाम लेकर के बात नहीं कही, लेकिन अच्छे लोग, वो मतलब मैं उनको अच्छों की गिनती में मानता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मनोज वधवा के बहकावे में आकर के इस प्रकार का टोला इकट्ठा कर करके मीडिया के सामने एक स्वरूप दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस पूरी संगठित है। अगर कांग्रेस संगठित होती, आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बना सके, आज तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सके। कल क्या होने वाला है, हमारा बजट का सत्र 7 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि वो फिर भी अपना नेता चुन सके।
इतनी बातें मैंने आपके सामने समक्ष रखनी थी। प्रेस के साथियों का, हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी आपके बीच है, आप इनके ऊपर स्वतंत्र रूप से एक एक करके अगर कोई इनसे भी प्रश्न पूछना चाहें, मेरे से भी प्रश्न पूछना चाहें, मैं बिल्कुल उसके लिए उन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि सच को सच दिखाने की और गलत को गलत दिखाने की, क्योंकि आपके ऊपर बहुत विश्वास है, जनता आपके चैनलों को बहुत मानती है, जनता आपके जनता में आपके बहुत बहुत फॉलोअर्स हैं। आप मेरे को बताओ कि आज कोई 55 प्रकार के आरोप लगाना और इस प्रकार की जान से मारने की धमकी के आरोप लगाना, इस प्रकार से अपना ये कहना कि भाई अपना मेरे को जो जान से मारने की धमकी और मेरे को पैसे के लालच का ऑफर दे दिया, मैं बिल्कुल अपना भाई है वो मेरे को संपर्क कर सकता है, उसकी रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेवारी विधायक होने के नाते मैं एसपी महोदय से बात करूंगा, मैं अपना डीजीपी हरियाणा से बात करूंगा कि उसकी रक्षा सुरक्षा की जाए। पैसे का किसी ने लालच दिया है, मेरे को उस व्यक्ति का नाम बताए, हम बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई सगा भाई भी हमारा हो, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो। इतनी बात मैंने आपको कहनी थी। आपका कोई प्रश्न है एक एक करके अगर आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, एक एक करके उसके बाद आप प्रश्न अगर पूछेंगे, सार्थक जवाब जनता को जाएगा। जनता को ये पता लगना चाहिए ये झूठ की राजनीति, ये काट की हांडी, 4 बार का हारा हुआ व्यक्ति, विभिन्न दलों में रह करके आया हुआ व्यक्ति किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करा के करनाल का भाईचारा खराब करना चाह रहा है, ये करनाल की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक एक जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि धमकी किसने दी, फोन आया आपके पास आया, आप नाम बताओ उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बता सकता, सबके साथ मेरा भाईचारा है। किस तरह से देखते हैं इसको आप? अगर धमकी देने वालों को भाईचारा कहता है तो फिर बताइए आप, इसको ज्यादा मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। अगर धमकी देने वालों को भाईचारा कहते हैं तो फिर मैं इसके बारे में क्या, मेरे पास इन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है। धमकी देने वालों को अगर हम भाईचारे में गिनती करें, मेरे को जरा धमकी दिलवा के दिलवाओ ना आप किसी से, तो फन्ने कहा भी मेरे को धमकी देकर दिखाए ना। वो अपने आप को अनकी पंजाबी कहते हैं, फिर अनकी मेरे को दे के दिखाए ना कोई धमकी, मैं बताऊंगा ना। फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से आरोप देखिए कोरा बिल्कुल ये राजनीतिक लाभ है। देखिए उनके पिता मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पिता की आंखों में आंसू ला करके ऐसी राजनीति मैं जीवन में नहीं करना चाहूंगा। मेरे कारण से अगर मेरे पिता की आंखों में आंसू आ जाए, धिक्कार है मुझे ऐसी राजनीति का, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करना। सारी दुनिया को पता है कि उनके छोटे भाई किन परिस्थितियों से, आप सब मीडिया के साथियों को पता है, करनाल से है, मेरा वो छोटा भाई है, सोनू मेरा छोटा भाई था, किन परिस्थितियों में वो वहां पर गया। और आज आपके सामने एक और खुलासा करता हूं, आप लोगों को शायद नहीं पता, मैं मीडिया के सामने ये बात कहता हूं, आज अगर मनोज जी अपने जीवित हैं तो उसका कारण एक मैं भी हूं। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मेरे पास 730 नंबर में मेरा ऑफिस था, मैं जिला अध्यक्ष था, मेरे पास ये रोते हुए आए थे कि ऐसे करके मेरा मकान और मेरी सब चीज नीलामी हो रही है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मुझे बचाइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने झोली पसारी थी, मनोहर लाल जी के सामने। मैंने कहा बाबू जी अपनी बिरादरी का आदमी है, अपनी चीज है, आप भी उसी समाज से आते हो, अपना भाई अपना कोई चीज बच जाए उसके लिए बात करो। अब वो गीता की कसम खाने के लिए बहन जी को कह रहा है कि गीता पे कसम खाते लिए आप उसको किसी मंदिर में बांध लो, अगर वो मेरे पास ना आया हो मेरी जिम्मेवारी। मैं आज तक किसी भी मीडिया के साथी को ये बात नहीं कही, अगर क्योंकि किए हुए का रखना और इस प्रकार के वो जगमोहन आनंद का नाम लेकर के, विधायक का नाम लेकर के कहे कि गीता के ऊपर हाथ रख करके वो बात कहे, तो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनको पूछना जा करके कि क्या वो जगमोहन आनंद जी के दफ्तर में 730 नंबर सेक्टर 13, जो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था, आप सब लोग आते रहे शाम के समय, क्या वो मेरे पास रोते हुए नहीं आए थे? क्या मैंने उनकी बाजू नहीं पकड़ी? क्या मैंने खुल्लर साहब से निवेदन नहीं किया? क्या मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से निवेदन नहीं किया? उसके बाद के आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि किसी ने जब माननी नहीं होती है तो 20 तरह की बातें बताएगा। लेकिन वास्तव में उनके माता पिता की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बहुत आदरणीय है, माँ बाप सबके साझे होते हैं, आशीर्वाद देने वाले होते हैं। इस प्रकार से उनको आगे रख करके और एक समाज को तोड़ने के लिए इस प्रकार की अगर वो बातें करते हैं, तो मैं भी तो समाज से आता हूँ, मुझे भी उसी समाज ने अपना यहाँ तक पहुंचाया, उसी समाज ने विधायक बनाया, मेरे सर्व समाज ने, मेरे 36 बिरादरी के भाईचारे ने यहाँ पर विधायक बनाया। आप लोग 36 बिरादरी के भाईचारे में हो, 36 बिरादरी के पत्रकार हैं यहाँ पे, कोई महिला है, कोई सिख है, कोई पंचाल है, कोई अपना गोयल है, कोई अग्रवाल है, कोई पंजाबी है, आप लोग 36 बिरादरी, आप सब लोगों ने मेरी राजनीति देखी है। मैंने आज तक कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं किसी के ऊपर लगाए, लेकिन मनोज जी को ऐसी बातें अपने पिताजी को भावुकता से आगे करने से अच्छा है कि ऐसी राजनीति ना करें, ऐसी राजनीति का कोई लाभ नहीं है। हम लोग बड़े शिष्टाचार वाले लोग हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हमारी ईमानदारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा करके
अपना पिछला इतिहास उससे सबक लें, किस प्रकार से चार चार दल बदल करके कहां कहां से बेनिफिट लेकर के सब मैं प्याज के छिलके अगर यहाँ उतारने लगूं तो कहीं ना कहीं मतलब वो किसी को किए हुए का मतलब मेरे को जो शिक्षा दी गई है कि भाई वो चीजें किसी की मतलब वो छिलके नहीं उतारने चाहिए। समाज का अपना भाई है, फिर भाईचारा है, कल फिर किसी शादी ब्याह में मिलना है, सुख दुख में मिलना है, गमी में मिलना है, फिर उसको गले लगाना है। इस प्रकार की बातें अन्य गलत आरोप लगा करके राजनीति के लिए ऐसी राजनीति मैं जीवन भर में वो जो वाजपेयी जी ने कहा था चिमटे से भी उठाना उसको पसंद नहीं करेंगे, ऐसी राजनीति मैंने जीवन में नहीं की। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप न करें। जो मनोहर लाल जी ने उसके लिए किया है कम से कम उनको उसका एहसानमंद होना चाहिए। आपने भी एक बात करी, विधायक जी भी आपने एक बात करी कि कानूनी कार्रवाई कि अगर उनको कोई दिक्कत हो तो कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो आप उसमें मदद करेंगे। जिस तरह से उन्होंने आप लोगों के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए कि आप लोग किसी तरह की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करें। नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारा क्या जरूरत है, हमारा तो क्या छोटा भाई है, हम फिर समाज का अपना भाई है। कल फिर होएगी कानूनी कार्रवाई, फिर समाज के 10 लोग आगे बैठेंगे, कोई बात नहीं। चुनाव तो 2 तारीख तक है, हमारी कोई कानूनी का उसकी रक्षा सुरक्षा में कोई चूक हो रही है, उसको कोई इंटरनेशनल टेलीफोन आया है, उसको कोई देश से टेलीफोन आया है, वो बिल्कुल लिखित रूप से बयान दे। पैसे का जिसने ऑफर दिया है, कोई सगा संबंधी भी है, वो कॉन्फिडेंशियली दे दे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाना। जो चोर की सजा वो उस आदमी की सजा, ये मेरी जिम्मेदारी। जगमोहन जी बार बार प्रेस के सामने आरोप लगाते हैं वधवा जी कि मेयर के पति संबोधन में मेयर के पति बोलते हैं कि कसम खा के वो बताए कि इतनी उन्होंने अवैध कॉलोनियां काटी हैं। वो बार बार ये आरोप लगा, मेयर के पति क्या क्या संबोधन करते हैं। 5 साल का भी कार्यकाल है, मेयर के पति बोलते हैं, नाम लेकर के अगर वो कहते तो उनको पता था कि मानहानि का दावा हो सकता है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, उनको पता कि मानहानि का दावा हो सकता है। मेयर का नाम भी अभी, क्योंकि ये पूर्व मेयर रह चुकी है, मेयर नहीं है, तो वो बड़ी प्लानिंग से सारा ये काम करते हैं कि उनके पति के ऊपर कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ, कोई चीज तो आदमी के पास कागज होगी कि ये कागजों में नाम है, रजिस्ट्री में नाम है, ये अपना तहसीलदार को कोई टेलीफोन की कॉल होगी, कोई उनके पास रिकॉर्डिंग होगी। आफ्टर वो 4.5 साल हमारी पार्टी में रहा है, दिन रात पार्टी में रहा है, इनके साथ डिप्टी मेयर रहा है। उनसे सबूत मांगे, कहते हैं कि इन चीजों के सबूत नहीं है। तो कल को मैं विधायक हूँ, कल को कहने कि सारा शहर जगमोहन बेच के खा गया, तो फिर मेरा तो काम यही रहेगा, मैं मीडिया के सामने यही प्रेस बयान देता रह गया। विधायक मुद्दे गौण है चुनाव में, जातिवाद की तरफ ये चुनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। इन्हीं बातों पर मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दे आधारित राजनीति करता वो हमारे से पूछता कि आप विकास क्या करेंगे। अब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उनके मैनिफेस्टो की मेरे को बताओ अस्तित्व क्या है। मैनिफेस्टो जो बनेगा, बजट लाना है प्रदेश की सरकार ने, निगम का जो बजट बनता है उस निगम के बजट के अनुसार सारा अपना करनाल में काम होगा। वो आप किताब में 10 चीजें लिख दें, 15 चीजें लिख दें, जनता को ब्रग लगा दें कि लंदन पेरिस बना दे। मैं आपके सामने मीडिया के सामने बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, मैं लंदन पेरिस करनाल को बनाने का कोई दावा नहीं करता। हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी बैठी है, ये कोई दावा नहीं करती, कोई लंदन पेरिस नहीं। मूलभूत सुविधाएं मेरे करनाल वासियों को मिल जाए, सड़क, नाली, सीवरेज, तारे अंडरग्राउंड हो, बिजली की तारें हो, डॉग्स का, मंकीज का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है। करनाल शहर हमारा सुंदर हो, हमारे पार्कों का सौंदर्यीकरण अच्छा हो, हमारे जो झरने हैं, हमारे जो फूल हैं, उनसे हमारा शहर फूले महके, उनके ऊपर पहले काम करना है। वो मैनिफेस्टो लंबा चौड़ा बना दे। कल आप मीडिया के साथियों 6 महीने बाद आप लोग जवाब मांगने लग जाओगे, साल बाद आप लोग जवाब मांगने जाओगे, किस मुंह से आपके सामने आएंगे। इसलिए कोई झूठा वादा हम नहीं करते। हमारे मैनिफेस्टो में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो मैनिफेस्टो आपके सामने जारी किया, करनाल नगर निगम का किया, 100% उसके ऊपर जब हम निगम में दोबारा आपसे पास वोट मांगने के लिए आएंगे, 100% उनके ऊपर काम करना। तब आप मनोहर लाल जी से जवाब मांगना, तब आप जगमोहन आनंद जी से जवाब मांगना, तब आप रेणु बाला जी से जवाब मांगना। हम उसका आपको सही आकलन और सही जवाब देंगे। आधा घंटा शेष रह गया चुनावी प्रचार में, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं आधा घंटा इसलिए प्रेस आज मैंने बुलाई थी आपको भी, आप मीडिया के साथियों, क्योंकि लगातार मीडिया के साथियों को ये बात आ रही थी कि लगातार 5 दिन से लगातार वो मतलब आधारहीन आरोप लगाते जा रहे थे और एक भाई बहन के रिश्ते को खराब, एक समाज के रिश्ते को। आज उन्होंने एक बात और कहीं मैं मीडिया में सुन रहा था कि उस समाज ने मतलब तोड़ने की प्रवृत्ति देखो कि जब जगमोहन आनंद को टिकट मिली थी तो उन्होंने अपना ताकत दिखाई थी अपने समाज को लेकर के। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जरा वीडियो देखें, अच्छे से देखें। उसमें सारे क्या वैसे समाज के लोग थे? उसमें हमारी पार्टी के पदाधिकारी भी गए हुए थे, हमारी पार्टी के लोग भी गए हुए थे। टिकट मिलने के बाद एक रोष होना, जो आदमी टिकट मांग रहा हो, मेरे 15 आदमी टिकट मांग रहे थे, हमने सबके, अशोक सुखीजा जी के घर भी हम लोग गए, मुकेश अरोड़ा जी के भी घर गए। तो ये चीज, ये पार्टी हमारा परिवार है अपना,
उनकी तरह हमारी जूतम बाजार नहीं होती। उन्होंने कहा कि भाई अपना इस प्रकार के आरोप, आज मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, मंचों पे उनके साथ जो व्यक्ति बैठे हुए, जो मंचों पे बैठे हुए, ये आरोप खाली आरोप नहीं है, मंचों पे उनके साथ जो व्यक्ति आज भी बैठे हुए, उन्होंने मेरी पैसे से भी मदद की हुई है, चुनावों में मेरी पैसे से भी मदद की हुई है। जो मंचों पे आज कल तक जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो आरोप लगा रहे हैं त्रिलोचन सिंह जी पे और अपना अशोक खुराना जी पे। ये अपने आप को, क्योंकि अब वो उस भंवर में फंस गया है, उस भंवर से निकलने के लिए, क्योंकि अब उस, जैसे वो कहते हैं कि दलदल में आदमी फंसता रहता है, वो चीज है। मेरा व्यक्तिगत भाईचारा त्रिलोचन सिंह जी के साथ अच्छा था, मेरा व्यक्तिगत भाईचारा अपना खुराना जी के साथ अच्छा था, मेरा व्यक्तिगत भाईचारा जो प्रेस में वो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ अच्छा था। उसमें क्या दिक्कत है? मदद आदमी कोई करता है, उसमें बुराई क्या है? लेकिन आज वो इस प्रकार के आरोप लगाएं कि ब्रिज गुप्ता जी ने या रेणुबाला गुप्ता जी ने अपनी ताकत दिखाई और करी, भाई वो दिखाई 4 दिन के लिए दिखाई, अपना अस्तित्व अगर वो है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर कल को मेरे को टिकट ना मिलती, मैं नाराज होता, आज मेरे को टिकट मिली, ये नाराज हुए, 4 दिन बाद लौटे तो सही ना, अपनी मुख्य धारा में लौटे ना। पार्टी ने वही चीज के देख के टिकट दी, पार्टी ने वही चीज देख के टिकट दी, और उसको आरोप लगा रहे 55 करोड़ रुपए। ऐसी कौन सी इसमें लॉटरी है 55 करोड़ रुपए की? मुझे बताओ आप, 55 करोड़ रुपए, मतलब कोई ढंग का आरोप लगाए। और आज वो मेरे सगे हो गए, आज वो ये समाज को दिखाने के लिए मेरे सगे हो रहे हैं। तब कहां थे? तब आते मेरे पास कि जगमोहन जी कोई बात नहीं, ब्रिज गुप्ता जी आपके खिलाफ है, रेणुबाला गुप्ता जी आपके खिलाफ है, मैं कांग्रेस छोड़ के आपके पास आ रहा हूं। आते ना मेरे पास, सामाजिक भाईचारे के नाते मेरी बरादरी से आते हैं ना, मेरे पास तो नहीं आए वो, मेरे पास तो नहीं आए ना। ये प्रश्न आप उनसे पूछेगा। वो धमकी देने वालों के नाम नहीं बताते और मदद करने वालों के नहीं बताते। फिर वो ये तो कह रहे हैं कि ये आपके खिलाफ थे। जब वो समाज अपना मेरी बरादरी का दावा होने की बात करते हैं, तो कम से कम मेरे को एक टेलीफोन करके तो हौसला देते। मैं तो फिर उनके घर चल के मदद मांगने गया था, मैं गया था मदद मांगने, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दूं, मनोज वधवा जी के घर चलते चुनावों में मैं मदद मांगने गया था, मैं झोली पसारने के लिए गया था कि मैं भी समाज की तरफ से लड़ रहा हूं, तो मेरी आज तो समाज की बात करते हो तुम लोग, तो आज मदद करो। तो उन्होंने कितनी मदद की आप सबको पता है। रेणुबाला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आरोप लगा है उस पर कोई अपनी बात कहना चाहेंगे? ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, मैं हमेशा इससे दूर रही हूँ, क्योंकि लगातार 11 साल 2013 से जब से करनाल के लोगों के बीच में एक परिवार की तरह मजबूती के साथ करनाल के विकास का कार्य माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में करने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें लोगों के साथ जो प्रेम प्यार मजबूती मिली, उसमें मैंने कभी भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोशिश नहीं की। और जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं आदरणीय मनोज जी, ये हमारे साथ 5 साल डिप्टी मेयर भी रहे। उसके बाद जब उन्होंने दूसरी बार मेयर का चुनाव लड़ा, तब उन्होंने कहा कि अब की बार नगर निगम में भ्रष्टाचार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं डिप्टी मेयर था, मैंने सारे भ्रष्टाचार को रोक के रखा, वरना मेयर मैडम भ्रष्टाचार कर देती। उसके बाद जनता के मैंडेट के साथ जब मैं नगर निगम में दोबारा आई, आज वो कहते हैं कि 10 साल में भ्रष्टाचार हुआ, वो 5 साल भी उन्होंने पिछले काउंट कर लिए, जबकि वो स्वयं भी डिप्टी मेयर थे। अब ये बार बार अपने बयानों को बदलते हैं, इसलिए मैं इन बातों में नहीं पड़ती। मैं लगातार अपने चुनाव प्रचार में, क्योंकि हमारी पार्टी जिस तरह से संगठन हमें सिखाता है कि लगातार संपर्क साधो, संपर्क से ही हम अपना परिवार भी बढ़ाते हैं और विकास भी करते हैं। तो लगातार चाहे कोई भी चुनाव रहे, मैं लगातार संपर्क में रही और इस संपर्क के माध्यम से लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? प्रचार खत्म हो रहा है कुछ मिनट बाद। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगी कि आज एक चुनाव प्रचार का अंतिम चरण है और अंतिम चरण में अब खत्म हो जाएगा। अब हम व्यक्तिगत तौर पे टेलीफोन करके या किसी को से बात करके हम अपने एक दूसरे को प्रेरित करें कि वो मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वो ये बात का ध्यान रखें कि इन 10 सालों में किस तरह से शहर की तस्वीर को बदला है, पिछले 60 सालों में करनाल की क्या दिशा थी, क्या दशा थी, और इन 10 सालों में करनाल प्रगति के पथ पर कितना आगे बढ़ा, ये आंकलन वो कर ले कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूती के साथ केंद्र में, प्रदेश में और शहर में विकास के कार्य करवाए हैं। माननीय विधायक भी आपके बीच में मौजूद है, लगातार 5 महीने से जनता की सेवा में लगे हुए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी सरल सौम्य स्वभाव के साथ प्रदेश के विकास के लिए नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र में हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर जी काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। जब ये सारे स्ट्रीमलाइन होकर एक अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को विकसित भारत बनाने की कल्पना कर रहे हैं, तो हम लोगों के बीच में जाकर यही लोगों से अपील कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाहूंगी कि अब इस बात का आंकलन करें तो 2 तारीख को आप अपने मतदान को करने अवश्य जाए और मतदान को करते वक्त इस बात को ध्यान में रखें, अपने प्रत्याशी को मतदान करें कि कौन आपके विकास में, कौन आपके विश्वास में, कौन आपके साथ रहकर विकास के कार्य कर सकता है, पर मजबूत कार्य कर सकता है, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत कर सकता है। आप अपने प्रत्याशी को चुनें और शहर में क्या स्थिति होने वाली है? आपने बोला था कि हरियाणा सरकार का बजट आता है तो करनाल में विकास होगा। कार्यकर्ता उनका कहना है कि नगर निगम का अपना अलग बजट होता है, उससे विकास करेंगे। नगर निगम का जो बजट होता है आएगा तो हरियाणा का बजट पेश होगा तो उसमें तो निगम को आवंटित राशि आवंटित होगी। तो अनपढ़ आदमी को भी पता है, बजट तो हरियाणा का एक ही आता है ना। हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में जो बजट एलोकेट होता है उसके बड़ा निगम को बजट एलोकेट होता है कि निगम को कितना बजट देना है, विकास का कितना बजट देना है। तो सीधी सी सरल सी बात है। आरोप लगा रहे हैं, आप लगातार सुन भी रहे हो, अक्सर आप बोलते नहीं, आज कुछ कहना चाहेंगे जो मतलब? बिल्कुल आज मैं कहना चाहूंगा कि वो झूठा आदमी है, झूठ पे राजनीति करता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जनता को गुमराह करता है, झूठ बोल के बात रखता है, गीता की कसम खाने की बात करता है। वो मंदिर में चल के गीता की कसम खाए और साबित करे 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो मैं राजनीति भी और करनाल भी छोड़ दूंगा। विधायक जी, एक अंतिम प्रश्न है। सवाल फिर वही घूमकर आ गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और खरा सोने को लेकर। आपके बगल में त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का झंडा बेखूबी बुलंद किया। अकेले यही होते थे जो हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे। क्या ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है या खरा सोना ये थे कांग्रेस में? 2 तारीख के बाद, 2 तारीख की वोटिंग के बाद मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आधिकारिक रूप से बयान दे रहा हूं। 2 तारीख की वोटिंग के बाद 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे, 13 तारीख के बाद जितने भी इर्द गिर्द उनके लोग बैठे हुए हैं सब पाइपलाइन में। मेरे को आदरणीय मनोहर लाल जी ने रोक दिया। पाइपलाइन कैसी पाइपलाइन? मेरे को आदरणीय, मैंने बस इतनी कर दिया, मैंने क्या बोला, पाइपलाइन में। मेरे को आदरणीय मनोहर लाल जी ने रोक दिया, मेरे को आदरणीय मनोहर लाल जी ने रोक दिया। अदरवाइज आप 2 तारीख को देखेंगे इनके बस्ते लगने वाले नहीं है, बस्ते कांग्रेस के, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति करी, जिन्होंने समाज को तोड़ने की बात करी। मैं वही बात दोबारा आता हूँ, कोई लालच दे करके नहीं। अभी जिस सभा में हम थे, संगठन की जिस सभा में थे, उसमें पहली पंक्ति पर मंच पर हम लोग थे और त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना जी या कांग्रेस के अन्य दल के जो नेता 40-40 साल पुराने वो सामने बैठाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। वो सारे लोग प्रेस के लिए आ रहे थे, सिर्फ बस प्रेस के लिए। अपोजिशन खत्म नहीं हो जाएगी, अपोजिशन ऑटोमेटिकली। आप मेरे को बताओ, आज जयप्रकाश गुप्ता जी मेरे पिता तुल्य, ना विधानसभा में कहीं साथ नजर आए, ना एक दिन कहीं वो अपना नजर आए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के आप बैठ करके बयान दे रहे हो। बड़ी शर्म की बात है। शायद उनको करनाल की राजनीति का भी अब पता नहीं रह गया कि क्या हो गया। मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनका आदर सम्मान, मेरे पिताजी के क्लास वाले एक बेंच में बैठे हुए हैं, आज भी मैं उनके पांव छूता हूं, कल भी जाकर के छूऊंगा। लेकिन कम से कम एक ईमानदार व्यक्ति अगर उन्होंने चुन के दिया है, उनका बच्चा हूं, कम से कम उसको सपोर्ट तो करें, झूठदारी की राजनीति क्यों करें? रात को मेरे को अलग लोग मिलते हैं, गीता की कसम है वो खा के दे देना, मेरे को अलग लोग मिलते हैं। अगर मैं निकालना चाहूँ, मोबाइल की डिटेल बताऊं, तो फिर तो कल मेरा भाईचारा ही खत्म हो जाएगा। रात को मेरे से अलग लोग मिलते हैं। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आधे घंटे बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे कहेंगे बहुत अच्छी प्रेस करी है, बहुत बढ़िया प्रेस करी है, इसको ठीक दो यार। मतलब साथ रहते हैं, फिर उसको कम से कम मेरे साथ जो लोग हैं इनके बारे में बात करी मनोज वधवा जी ने कि भी ताकत दिखाई भाई। उसके बाद जब मनोहर जी से बात हो गई, नायब जी से बात हो गई, मुख्यमंत्री से बात हो गई, पार्टी के अंदर आज भी वीर विक्रम को सवेरे मैंने टेलीफोन करके अपना साथियों को कहा कि भी पार्टी की, हम अपने आदमी को टूटना देखना नहीं चाहते। यही फर्क है हमारे में और भारतीय जनता पार्टी अपना उन कांग्रेस में। हमारे से कोई साथी अगर हमारे से कोई पत्ता टूटता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, परिवार एक है। राजनीति में सबको सब चीज नहीं मिलती, ये किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। जयप्रकाश गुप्ता जी तो आज तक ये भी नहीं बता पाए कि द्रौपदी कहाँ है।
अब देखिए, मैं इन बातों का मैं नहीं, मतलब क्योंकि मैं किसी भी व्यक्तिगत लांछन नहीं मैं लगा सकता। मैंने आपको पहले कहा वो मेरे पिता तुल्य हैं, ये बात मैं नहीं कर सकता। क्या कांग्रेस के नेता पीसी के अभी भी आपका साथ दे रहे हैं, जैसे आप जहाँ नायब की सैनिक कहते हैं विधानसभा या लोकसभा चुनाव के साथ? मैं इतनी बातें कह चुका हूँ, अभी भी बाकी कुछ कहने को रह गया। किसी का नाम लेकर के आपने बताया फ्रेंच में बैठे हैं साथ में, आप कह रहे हो वो पाइपलाइन में है, क्या जो जहाँ से टिकट आई है वो भी पाइपलाइन में है? मैंने क्या आपको बात कही है कि भाई ये लोग जो से हैं, ये लोग एक्चुअली संगठित नहीं है। 4 गुट 5 गुटों के नेता हैं। इसी करके तो ये नेता को आप देखिए, स्टार प्रचारक की लिस्ट बनी इनकी, वो आए एक भी नहीं आया ना। आदरणीय मनोहर लाल जी यहाँ आए, नायब सैनी जी पूरे दिन यहाँ पर रहे। आपकी बड़ी बात बताऊं जी, जो यहाँ के संयोजक थे उन्होंने रिजाइन भेज दिया पार्टी को। अब बताओ आज किस प्रकार की चुनाव के संयोजक थे यहाँ के करनाल के कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन भेज दिया। क्या नाम है? तो खुलासा कौन है? कौन सी पार्टी? क्या नाम है? कांग्रेस के। क्या नाम है? नाम तो आप पता कर लेंगे, जो संयोजक थे वो एक ही थे। अशोक अरोड़ा जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी सम्मान करता हूँ। विधानसभा में मेरे साथियों से बहुत कुछ सीखा है। आए थे एक बार आए थे। आप लोग वो तो उनसे पूछते नहीं। अब जो निश्चय सोही अपना पराग गाबा जी, जिनको जिम्मेवारी मिली, जिम्मेवारी की लिस्ट मिलते ही जूता बज गया। वो बेचारे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं आगे बढ़ गए, उनको कुर्सी भी नहीं मिलती मेरे भाइयों को। ऐसे परिवार को, इसीलिए परिवारवाद की यहाँ पर जिसको बैठना वो तय है, जिसको बात करनी है वो तय है, जिसको वहां बैठना वो वहां अनमोल गार्डन में बैठे वहां अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको अपना अग्रवाल धर्मशाला में बैठ के काम करना वो अग्रवाल। ये अनुशासित पार्टी है मेरे भाई, अनुशासन के तहत। हाँ, आज उसको विरोध करके मैं सारी बात बड़ी करता हूँ। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, इतना मेरे से भाईचारा था तो मेरे को जिस दिन टिकट मिली थी छोड़ करके आता कि तू मेरे भाई आगे खड़ा हो गया, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आपने तो मुसीबत में साथ भी दिया था। मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, भाई करने के बाद सुनाना नहीं चाहिए, वक्त आदमी को याद रखना चाहिए। मेरे समाज का आदमी, मैं आज भी इतना होने के बावजूद भी मेरे मन में उसके प्रति आदर है, वो रहेगा सामाजिक तौर पर के। लेकिन अगर उसके मैं कहीं किसी वक्त काम आया हूँ तो मेरे इस प्रकार से मेरे ऊपर लांछन ना लगाए, मेरे ऊपर ना। कल को वो बीजेपी में आना चाहे तो एंट्री दिलवाएंगे उनको? मनोज वधवा जी अगर कल को बीजेपी में आना चाहे एंट्री दिलवाएंगे? कम से कम मेरे रहते हुए पॉसिबल नहीं। बिल्कुल कहूंगा, जब उनके भाई इन पुरानी बातों को वैसे दोहराने का नहीं, क्योंकि प्रेस वो भी देख रहे होंगे तो उनको तो तकलीफ होना, उनकी माताजी और पिताजी जिनका पुत्र गया होता है उसको तकलीफ होती है। मैं इन बातों को कहना नहीं चाहता। उसके बाद होली का दिन था। होली के दिन क्या हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जगमोहन जी, हम ब्रिज गुप्ता जी के घर पर बैठे हुए थे, मैं जिला अध्यक्ष था, तो मेरे को कहा कि जगमोहन जी भाई और क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा बाबूजी को, मैंने कहा बाबूजी ऐसा है कि भाई मनोज वधवा जी के अपना छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया है, तो आज होली के दिन उनका मन कुछ और होगा, तो हम मतलब एक बड़ा होने के नाते, परिवार का सदस्य होने के नाते, हमारे परिवार में भी कोई सुख दुख हो जो मैं देखता था, तो उस समय में कोई ना कोई बड़ा घर का बुजुर्ग, दादी या दादा या पिताजी कोई जाके सांत्वना, क्योंकि वो पहला त्योहार आता है तो मन को ना फर्क हो, तो उस नाते से मेरी गलती रही, मैं उनको ले गया, मैं मनोज जी के घर ले गया मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जी ने मेरा कहना माना कि भाई चलो चलते हैं। उनके घर गए, उनके पिताजी को मिले, उनकी बातचीत हुई। 4 दिन बाद जाकर के ये वहां पर इसने प्रेस करी चंडीगढ़ में कि भाई ऐसे करके इन्होंने भाई मारा है, तो उनको बड़ी तकलीफ, उनको पीड़ा हुई। उसके बाद 6 महीने बाद आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जिस पार्टी से आप आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने मेरे भाई का जान लेने में वो लोग थे, उसको आप ज्वाइन करते। मतलब कोई विचारधारा, कोई बातचीत, कोई तो कम से कम जनता इतनी पागल थोड़ी है करनाल की। मनोज जी, होने के बावजूद भी कहा तो ये भी जा रहे हैं कि आरती लाभ भी पार्टी से लिया गया। मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात सुनो, मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। मैं उन छोटी छोटी बातों को क्लियर करूँ, उस बात में जितना तरीका, क्योंकि वो बात कहेगा ये नहीं कहे। मैंने क्या कहा कि अगर आज वो जीवित है, मेरी बाजू पकड़ करके वो कह रहा है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर पर, क्योंकि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है मेरे को इसलिए सामने आना पड़ा, क्योंकि वो बरादरीवाद की बात शुरू कर दिया उसने। मैंने हाथ पकड़े, पैर पकड़े कि भी एक भाई चला गया, तू चला गया, घर पीछे बच्चे रुलझेंगे, ये काम ना करियो, मैं बात करूंगा। और बड़ी बात करता हूँ, उन दिनों क्या हुआ कि मेरी माता जी का देहांत हो गया।
माता जी की मैं अस्थियां अपना गंगा जी में प्रवाहित करते हुए मैं रास्ते में वापस आ रहा था और छुटमलपुर के पास मनोज जी मुख्यमंत्री आवास पर सामने खड़े थे, इनको अंदर एंट्री नहीं हो रही थी। इनका टेलीफोन तब आया, मेरे को एक घंटा याद है, एक शब्द याद है। मेरे साथ जो गाड़ी में मेरे 4 मित्र है वो भी आज इसी के गवाह। मनोज जी का टेलीफोन आया कि भी अपना इस प्रकार से अपना मेरे को मुख्यमंत्री आवास में अंदर नहीं एंट्री होने दे रही। तब मैंने भूपेश्वर दयाल जी जो आशी उनको टेलीफोन कर करके एंट्री करवाई। और आपके सामने क्या खुलासा करूं और समाज की क्या मदद कर सकता हूं और इनकी क्या मदद कर सकता हूं। मैं अस्थियां प्रवाह करके मैं अपनी मां की आ रहा हूं और मैं इनकी मदद कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं मदद चुनाव जो चल रहा, सारा चुनाव चल रहा था दिन से, इसमें प्रचार तो कम चल रहा है। प्रचार इतना नहीं चल रहा कि लोगों के बीच में मतलब कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर और इसलिए आपके सामने आया हूं कि ये बातें आज तक पर्दे में छुपी हुई थी, लेकिन अब विधायक होने के नाते जब मेरे ऊपर कहा कि जगमोहन जी कहे प्रत्याशी को, ये मेरी प्रत्याशी है, मैं लेकर आया हूं टिकट, मैं दावे के साथ कहता हूं, तो मेरे को नहीं पता कि भी करनाल में क्या किया ब्रिज गुप्ता जी ने या रेणुबाला गुप्ता जी ने। मैंने उसी जनता से वोट मांगने जाने थे ना। मेरे को बात का जवाब। आपको इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके कि जगमोहन जी अपना गीता पे अपना कसम खा करके रख दे। गीता पे आप कसम खा के हाथ रखो ना। आपने क्या क्या फायदा लिया हमारे से? आपने हमारे से क्या क्या फायदा लिया? एक इस प्रकार की झूठी राजनीति करना और झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये आज सुदृढ़ समाज में और बरादरीवाद में ग्रुप बना करके ग्रुपों के अंदर बात करना, मतलब इस प्रकार की बातें ना करें, मतलब समाज को तोड़ने का काम ना करें। एमएलए लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? एज एमएलए मैं यही आपसे अपील करना चाहूंगा, क्योंकि 6 बजे प्रचार आपका खत्म हो जाएगा, मीडिया में प्रेस भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं सकते। मेरा आपसे माध्यम है, ब्रिज गुप्ता जी बात करेंगे, उससे पहले मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है देवतुल्य करनाल की जनता से, मेरा बड़ा भाईचारा बना हुआ है, शहर का भाईचारा बहुत कायम है, बहुत सामंजस्य हमारा 36 बरादरी के अंदर। आप लोगों की भी उतनी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी प्रेस जब कोई होती है तो आप कम से कम, क्योंकि आपकी बात हो सकता है हमारी ना बात बने, आपकी बात ज्यादा सुने, सामाजिक ताना बाना हमारा ना टूटे, हमारा भाईचारा बना रहे। जनता गलत को गलत समझेगी, ठीक को ठीक समझेगी। जब हम जनता की अदालत में वोटिंग में जा रहे हैं, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। हम जनता से अपील करेंगे, आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, हम अपनी पार्टी होने के नाते कमल के फूल के लिए वोट मांग सकते हैं। जनता के विवेक के ऊपर निर्भर है कि अगर आपको लगता है कि जगमोहन ने अच्छा काम किया है, जगमोहन आपके बीच में बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार में रह करके हम अपने वार्डों का विकास कर सकते हैं, अपने निगम का विकास कर सकते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर देवतुल्य जनता को अपील है कि अर्ण गल बातों पर ध्यान न देकर हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी को और हमारे 20 वार्ड जो से 2 निर्विरोध जीते गए, बाकी 18 वार्डों में हमारे प्रत्याशियों को जितवाएं। साफ, स्वच्छ, सुंदर और सशक्त निगम देने की जिम्मेवारी आपके विधायक की है, जिसने आपको चुन के। ये भी कह रहे थे ट्रक भी उतरे हुए शराब के और साड़ियों के, वो क्या मामला है? अब मेरे को देखो, मैं इन बातों में क्या कहूँ, ब्रिजिया बात आप बताना चाहेंगे? गुप्ता जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, देखो झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके पास 20 वार्डों में प्रत्याशी भी नहीं थी, और इस बात के साक्षी हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी, अशोक खुराना जी। लोगों को फाइनेंस करके कैंडिडेट बना के उन्होंने मैदान में उतारा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि कहाँ कांग्रेस खड़ी है। बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं? 20 की 20 +1। त्रिलोचन जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहा गया आपको, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? कुछ कांग्रेसी नेता जो आपके पुराने साथी थे, उन्हीं आपको मैं 2 सीट के बाद, चुनाव के बाद मेरी वजह से भाजपा पार्टी का कोई नुकसान ना हो, और अपने निजी कार्यालय में या अपने निजी काम में, क्योंकि मेरा निजी कटाक्ष किए हैं, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ये चारों जो कर रहे थे, कोई खनन माफिया, कोई पनामा पेपर स्कैम, कोई बरात में बच्चे पैसे लूटने वाले होते, कोई वो 2 पेटी के मुकदमे थे, उसके बारे में क्या बोलना। 4 वो हार चुके है नी, जिसके लिए राहुल गांधी आया हो, खड़के आए हो, उठा साहब आया, दक्षिण आया, हरियाणा के सारे नेता आए हो, तो फिर वो 4 बार 4 बार लगातार हार गए हों, वो आर्टिफिशियल वो है, हम असल है, तभी हमारा मोल बांटने वाला। फाइल तैयार कर रखी है आपने? पूरे फाइलों में दूंगा, 2 दिन के बाद दूंगा, तो निजी बड़े खुलासे आज किए
तस्वीर देख रही हूँ भाजपा के कार्यालय कर्ण कमल से, जहां पर जगमोहन नंद ने जो प्रेस वार्ता कर जानकारी दी, जो मेयर पद के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ से मनोज बता, उन्होंने जो राम गए वो बेबुनियाद है, बेतुल्य है, उसका कोई कहीं पर कोई आधार नहीं है। तो इन तस्वीरों के साथ बने रहे करनाल फास्ट न्यूज पुलिंदर